बांग्लादेश के अगेंस्ट इंडिया के सिर्फ 2 ही टेस्ट मैच है, उनमें से भी सिर्फ पहले टेस्ट मैच के लिए स्क्वाड अनाउंस हुआ है। इसका मतलब ये है कि सेकेंड टेस्ट मैच के लिए एक चेंज जरूर होगा स्क्वाड में। जो अभी 16 नेम्स है उनमें से कोई एक बाहर जाएगा और दिलीप ट्रॉफी से कोई एक अंदर आएगा, वरना 2 टेस्ट मैच के लिए 2 बार स्क्वाड अनाउंस करने का कोई सेंस ही नहीं बनता है। दूसरा ये भी है कि दिलीप ट्रॉफी पे की अभी भी 4 मैचेस बाकी है, तो ऐसा ना हो कि अगर एक साथ दोनों मैच का स्क्वाड अनाउंस कर दे तो जो प्लेयर्स अभी भी दिलीप ट्रॉफी में है उनको ये ना लगे कि अरे अभी परफॉर्म करके क्या फायदा, ऐसे भी सिलेक्शन नहीं होगा। तो थोड़ा सीरियस रखने के लिए मुझे लगता है कि एक ही मैच का स्क्वाड अनाउंस हुआ है। अभी एक बार स्क्वाड पे नजर डालते हैं और समझते हैं कि किसका सिलेक्शन कैसे हुआ है और इनमें से कौन बाहर जा सकता है या फिर दिलीप ट्रॉफी से कौन अंदर आ सकता है। और एक चीज जो हम देखेंगे कि लास्ट जो टेस्ट सीरीज था इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, उनमें से कौन है जो अभी नहीं है। ठीक है, स्क्वाड में जाने से पहले मैं एक चीज के बारे में बात करना चाहूंगा, एक प्लेयर के बारे में जो है विदवत कवरप्पा। मैं विदवत कवरप्पा के बारे में बात करना भूल गया था दिलीप ट्रॉफी के वीडियोस में। विदवत कवरप्पा इंडिया की ए टीम में है, जो शुभमन गिल वाला टीम है उसमें है। और जिनको पता नहीं है विदवत कवरप्पा के बारे में, वो कर्नाटका से खेलते हैं रणजी और आईपीएल में पंजाब के लिए खेलता है। अगर आपने आरसीबी वर्सेस पंजाब का मैच देखा होगा जो हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में हुआ था, उसमें विदवत कवरप्पा अपना डेब्यू करता है आईपीएल में और पहले 2 ओवर में 2 बार विराट कोहली को आउट कर देता है। 2 इजी कैचेस पंजाब छोड़ देता है, लेकिन पहले 2 ओवर पे 2 बार विराट कोहली को आउट करना, ऑलमोस्ट आउट करना, बहुत बड़ी बात है। फिर विराट कोहली उसको आगे बढ़ के डाउन द ग्राउंड एक छक्का भी मारता है और पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में विराट कोहली कहता है कि कवरप्पा बहुत अच्छा बॉलिंग डाल रहा था, इसलिए मैं उसका लाइन ऑन लाइन खराब करने के लिए, उसका कॉन्फिडेंस कम करने के लिए मैं आगे बढ़ के छक्का मारा। अगर विराट कोहली जैसा बैट्समैन कह रहा है मतलब आपने बहुत अच्छा बॉलिंग किया है। और मैंने दिलीप ट्रॉफी का जब स्क्वाड अनाउंस हुआ था, मैंने वीडियो पे कहा था कि मैं बहुत एक्साइटेड हूं एक प्लेयर को देखने के लिए, वो है विदवत कवरप्पा। मैं इसके बारे में इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि शुभमन गिल जो टीम सिलेक्ट किया है उसमें आवेश खान और खलील था। आवेश और खलील नो डाउट शायद व्हाइट बॉल में कवरप्पा से बेटर बॉलर हो, लेकिन रेड बॉल में कवरप्पा बहुत अच्छा बॉलर हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि उसको बाकी 2 मैच पे मौका दे, क्योंकि मैं जब अब इंडिया का स्क्वाड अनाउंस हुआ ना, तो मैं देख रहा था कि किसका शायद नाम आ सकता था पेसर्स में, तो विदवत कवरप्पा और हर्षित राणा, मुझे ऐसा लगा कि दोनों का नाम शायद हो सकता था, जो मिस कर गया। फिर मुझे याद आया कि कवरप्पा तो दिलीप ट्रॉफी भी नहीं खेल रहा था। अब स्क्वाड पे आते हैं, बहुत दिन बाद एक ऐसा स्क्वाड आया है जो बहुत ऑब्वियस था, वरना जब भी इंडिया का स्क्वाड अनाउंस होता है तो कुछ ना कुछ शॉकिंग तो होता ही होता है। कभी रिंकू नहीं होता, कभी जडेजा नहीं होता है, कभी चाहल नहीं होता है, कभी मतलब कोई ना कोई तो मिस करता ही करता है। लेकिन इस बार सिलेक्ट जो स्क्वाड सिलेक्ट हुआ है वो बहुत ही ऑब्वियस था। ऑब्वियस है कि कैप्टन है और ओपनर रोहित शर्मा, उनको ओपनिंग पार्टनर है जसवाल। जसवाल लास्ट टेस्ट सीरीज में 712 रन बनाया था इंग्लैंड के अगेंस्ट, तो कुछ डाउट ही नहीं है। उसके बाद नंबर 3 पे शुभमन गिल। अब शुभमन गिल मेरे हिसाब से जो कैलिबर उसके पास है, शायद उस कैलिबर को जस्टिफाई नहीं किया अभी तक टेस्ट मैच पे, क्योंकि कुछ 35 का एवरेज है शायद उसका। लेकिन फिर भी इंग्लैंड के सीरीज में उसने 452 रन बनाए, एक सेंचुरी भी आया था, एक हाफ सेंचुरी भी शायद आया, एक या दो। 452 रन विच वाज गुड इनफ टू सिक्योर हिज पोजीशन। आप जब भी स्क्वाड अनाउंस होता है ना, मैं हमेशा कमेंट सेक्शन देखता हूं, तो उसमें बहुत लोग कह रहे हैं कि ऋतुराज गायकवाड़ कहाँ है। और मैं शॉक था कि ये सवाल क्यों है, ऋतुराज गायकवाड़ कहाँ है टेस्ट पे, जहां पे ऋतुराज गायकवाड़ को होना चाहिए T20 में, उधर वो नहीं है। टेस्ट में तो उसका जगह भी नहीं बनता है। आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि सिर्फ डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस करने से आप इंडिया की टीम में नहीं आओगे। 2 चीज चाहिए, एक तो आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, दूसरा ये भी है कि आपके पोजीशन में जो इंडिया की टीम में अभी है उसको खराब करना पड़ेगा, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। व्हिच ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट प्लेयर, सरफराज खान। अगर आप देखो, सरफराज बहुत टाइम से डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म करके आ रहा था, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि जो मिड ऑर्डर बैट्समैन थे हमारे पास, पुजारा, रहाणे, श्रेयस अय्यर, वो अच्छा कर रहे थे इंटरनेशनल लेवल पे। फिर इन तीनों ने खराब किया, तब जगह सरफराज का नाम आया है। तो जो आपके पोजीशन में इंडिया में खेल रहे हैं उसको खराब करना पड़ेगा। जैसे कि श्रेयस अय्यर, अगर श्रेयस अय्यर इंडिया के टेस्ट मैच में हर एक इनिंग्स में 50-60 बनाता और सरफराज डोमेस्टिक में 100 भी बनाता, फिर भी श्रेयस अय्यर टीम में रहता, क्योंकि इंटरनेशनल का 50-60 इज फार बेटर देन डोमेस्टिक का 100। ठीक है, लेकिन श्रेयस अय्यर ने बहुत खराब परफॉर्म किया तो सरफराज का जगह बन गया, और सरफराज जब उसको मौका मिला उसने अच्छा परफॉर्म किया, शायद 2 हाफ सेंचुरी ऑलरेडी आ गया था इंग्लैंड के खिलाफ। एक तो बेहतरीन नॉक खेला जहां पे मार्क को बहुत मारा था उसने। अब श्रेयस अय्यर वो प्लेयर है जो लास्ट टेस्ट सीरीज में था, लेकिन इस टेस्ट सीरीज में ड्रॉप हो चुका है। शायद 3 मैचेस खेला है श्रेयस अय्यर इंग्लैंड के अगेंस्ट, बाकी 2 में नहीं था, लास्ट के 2 टेस्ट में नहीं था। और ये कहा गया था कि बैक स्पेजम है, अभी बांग्लादेश वाले सीरीज में एटलीस्ट ये तो नहीं कहा कि बैक स्पेजम है, वो ड्रॉप मान चुका है। और मैंने कहा भी है ड्रॉप होना बनता भी है, उसको शॉर्ट बॉल खेलना नहीं आता,
मार्कुट के अगेंस्ट बहुत स्ट्रगल कर रहा था। ऊपर से जब दिलीप ट्रॉफी के मैंने वीडियो बनाया था, मैंने उधर साफ साफ कहा था कि श्रेयस अय्यर मुझे देख के नहीं लग रहा कि वो ट्राई भी कर रहे हैं इंडिया की टेस्ट टीम में आने के लिए। मतलब मुझे कुछ एफर्ट दिखा ही नहीं है कि श्रेयस अय्यर खुद कोशिश कर रहे हैं टेस्ट खेलने के लिए। ठीक है, वो ओडीआई खेल के खुश है, विच इज गुड फॉर हिम। अब विराट कोहली उसके बाद स्क्वाड में, जो ऑब्वियस है अभी होंगे ही होंगे, मतलब विराट कोहली का तो कुछ डिस्कशन नहीं बनता है। अभी T20 नहीं खेल रहा है तो शायद रेस्ट भी बहुत ही कम लेंगे। उसके बाद केएल राहुल है अगेन। मैं केएल राहुल के लिए हमेशा एक ही चीज कहता हूं कि जितना कैलिबर है, जितना पोटेंशियल है, शायद कोई भी फॉर्मेट पे उसको जस्टिफाई नहीं किया केएल राहुल ने अभी तक। क्योंकि केएल राहुल वो प्लेयर है, जब वो नया नया आया था हम सोचते थे कि वो विराट कोहली और रोहित शर्मा जिससे शायद उस लेवल का नहीं, लेकिन उसके आसपास लेवल का बैट्समैन बनेगा। लेकिन अभी बहुत दूर रह गए, तो उसने जस्टिफाई नहीं किया है। और अगर आप देखो केएल राहुल सबसे ज्यादा ड्रॉप टेस्ट में हुआ है, बहुत ज्यादा इन एंड आउट था। 3-4 बार शायद टेस्ट से ड्रॉप हो गए फिर वापस आया है। लेकिन फिर भी जो लास्ट 2 टेस्ट सीरीज था, एक तो साउथ अफ्रीका वाला टेस्ट सीरीज जहां पे शायद सेंचुरियन में उसने 100 मारा था, जहां पे कोई बैट्समैन से बैटिंग ही नहीं हो रहा था। उसके बाद इंग्लैंड वाले सीरीज में सिर्फ पहला मैच ही खेला था जहां पे पहले इनिंग्स पे 86 बनाया था, उसके बाद वो इंजर्ड हो गया था। तो अगेन ऑब्वियस चॉइस है कि केएल राहुल का होना बनता ही बनता था। उसके बाद हमारे 2 विकेट कीपर बैट्समैन है, एक है ऋषभ पंत, दूसरा है ध्रुव जुरैल। ऋषभ पंत वापस आ गया और मैं खुश हूं कि आ गया, क्योंकि मैं थक गया था केएस भरत को देख देख के। एक साल केएस भरत को देख देख के मैं थक गया था, क्योंकि नो डिसरिस्पेक्ट बट केएस भरत के बैटिंग से 2% का भी ट्रस्ट नहीं। उसके पास इतना मौका था कि ऋषभ पंत इंजर्ड हुआ है, अपने जगह को मैं कंफर्म कर लूं टेस्ट में, क्योंकि बहुत कम मौका मिलता है विकेट कीपर बैट्समैन का। आप देखो ना, ईशान किशन जो इतना अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी ड्रॉप हो जाता है, और ऊपर से केएस भरत जो बिना परफॉर्म का भी एक साल खेल गया टेस्ट में, और उसने उस मौके का अपॉर्चुनिटी का एडवांटेज बिल्कुल भी नहीं लिया। तो ऋषभ पंत आ गया, और आपको पता है कि ऋषभ पंत शायद अभी तक बेस्ट टेस्ट में दिया है आपने। ठीक है, जिस तरीके मतलब मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, जैसा वो इनिंग्स खेला है बहुत सारे मैचेस पे। बैकअप विकेट कीपर है ध्रुव जुरैल अगेन, नो डाउट इन दैट। जो टेम्परामेंट, जो टाइमिंग, सब कुछ दिखाया है ध्रुव जुरैल ने। जो इंग्लैंड वाला सीरीज था उसमें शायद रांची वाला टेस्ट था जहां पे ध्रुव जुरैल ने 90 रन का एक नॉक था, 90 या 91 92 का, जो वन ऑफ द बेस्ट नॉक था उस सीरीज में। और वो अकेला मैच जीता के गया ध्रुव जुरैल, क्योंकि इंडिया फंस गया था जब ध्रुव जुरैल बैटिंग करना आया था, अकेला मैच जीता के गया है। उसके बाद भी शायद लास्ट टेस्ट में भी एक अच्छा नॉक खेला था। तो ऑब्वियस है कि ध्रुव जुरैल का होना बनता ही बनता था, और कोई विकेट कीपर अभी मुझे दिख भी नहीं रहा है जो आ सकता है टेस्ट टीम में। उसके बाद है हमारे 2 स्पिनर्स जिनके बिना शायद इंडिया टेस्ट कभी खेल नहीं सकता, अधूरा अधूरा लगता है। एक है रविंद्र जडेजा, एक है आर अश्विन। इन पे डिस्कस करने पे कोई मतलब ही नहीं बनता है। उसके बाद हमारे बाकी 2 स्पिनर से 4 स्पिनर से गए हम, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव। कुछ सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि इंडिया में मैचेस है 4 स्पिनर्स आप लेके जाओगे, उसमें से हो सकता है कि दोनों मैचेस पे 3-3 स्पिनर्स खेल भी जाए। ठीक है, अक्षर पटेल लास्ट 2-3 साल से अगेन शायद करियर के पीक पे है। कुलदीप यादव, अब कुलदीप यादव बहुत स्मार्ट है। जब क्योंकि कुलदीप यादव का टेस्ट में नाम बहुत पहले आ गया था, लेकिन वो प्लेइंग 11 में इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसको बैटिंग नहीं आता ठीक से। ठीक है, तो कुलदीप ने जाकर अपने बैटिंग पे काम किया, अभी डिफेंस बहुत स्ट्रांग हो गया है। ठीक है, बहुत स्मार्ट है कुलदीप यादव। अगर कुलदीप यादव को बैटिंग नहीं आता ना, मैं लिख के सकता हूँ हमारा 4th स्पिनर होता वॉशिंगटन सुंदर, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर प्रॉपर ऑलराउंडर है। शायद कुलदीप जैसा इतना बेहतरीन बॉलर नहीं है, लेकिन प्रॉपर ऑलराउंडर है। तो कुलदीप ने बैटिंग पे काम किया, इसलिए कुलदीप टेस्ट में है। अगर वो बैटिंग पे काम नहीं करता तो शायद हमारा 4th स्पिनर वॉशिंगटन सुंदर होता, क्योंकि आजकल ये हमारा ट्रेंड है कि हम हर एक फॉर्मेट पे ज्यादा से ज्यादा ऑलराउंडर देख मतलब लेने की कोशिश करते हैं। अब जो मुझे स्क्वाड पे एक छोटा सा फ्लॉ नजर आता है वो है कि हमारे पास 4 पेसर्स है स्क्वाड पे। इंडिया की कंडीशन पे 4 पेसर्स मेरे हिसाब से ज्यादा कुछ सेंस नहीं बनाता, क्योंकि प्लेइंग 11 में 2 ही पेसर रहेगा। प्लेइंग 11 में 2 ही पेसर रहेगा, तो 4 पेसर लेके जाने का कुछ मतलब नहीं बनता मेरे हिसाब से। अगर आप देखो इस स्क्वाड में एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है, और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया में खेलोगे, आप शायद WTC फाइनल इंग्लैंड में खेलोगे, अगर इंडिया क्वालिफाई कर रहा है तो इंग्लैंड में खेलोगे, तो उधर आप 3 स्पिनर्स के साथ नहीं उतरोगे। तो यू नीड ए फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, जो नीतीश कुमार रेड्डी हो सकता था, क्योंकि शार्दुल ठाकुर अभी इंजर्ड है, और शिवम दुबे इस बैटिंग टेक्निक के साथ शायद रेड बॉल क्रिकेट में नहीं आएगा। तो मेरे हिसाब से नीतीश कुमार रेड्डी को इसी सीरीज पे सिलेक्ट करना चाहिए था, क्योंकि आप चाहोगे उसको ग्रूम करना। ऐसा ना हो कि आप डायरेक्ट उसको सिलेक्ट कर लो WTC फाइनल के लिए, और उधर वो इतना मार खाए कि उसका कॉन्फिडेंस ही शटर हो जाए, उसका करियर खत्म हो जाए। तो मेरे हिसाब से नीतीश कुमार रेड्डी को शायद इस सीरीज पे ले सकते थे, उसको थोड़ा ग्रूम कर सकते थे, क्योंकि 4 पेसर्स आप ऐसे भी नहीं खिलाओगे इंडिया में। तो व्हाई नॉट नीतीश कुमार रेड्डी, आप ले सकते थे। उसके पास पेस से 135 136 इजीली डाल लेता है। बैट्समैन वो अच्छा है,
हालांकि पहले मैच में परफॉर्म नहीं कर पाया, एक तो बॉल आकाशदीप का अनप्लेबल डिलीवरी था। तो मेरे हिसाब से एक जो छोटा सा फ्लॉ नजर आता कि शायद एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है स्क्वाड पे जो लेके जाना चाहिए था। 4 पेसर्स इस स्क्वाड पे इंडिया की कंडीशन पे मेरे हिसाब से तो मतलब कुछ ज्यादा ही सिलेक्ट कर लिया है। जो हमारे 4 पेसर्स है वो है मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, आकाशदीप और याश दयाल। और मैंने दिलीप ट्रॉफी के पहले दिन ही कह दिया था कि आकाशदीप इंडिया के टेस्ट टीम में आ रहा है। और जब शामी वापस आ जाएगा, अभी तो शामी इंजर्ड है, एनसीए में है, जब शामी वापस आ जाएगा तब भी आकाशदीप रहेगा। आप लिख के रख लो ये चीज, आकाशदीप इस डब्ल्यूटीसी साइकिल में रहेगा ही रहेगा इंडियन टीम के साथ। इतना बेहतरीन बॉलर है वो रहेगा ही रहेगा। आप बहुत लोग ये कह रहे हैं कि जसप्रीत बुमराह को इस सीरीज पे क्यों सिलेक्ट किया। शायद जरूरत है जसप्रीत बुमराह का बांग्लादेश के अगेंस्ट, क्योंकि अगर आप जसप्रीत बुमराह को नहीं लेते तो आप शायद एक यंगस्टर को मौका देते जो अच्छा करते। बांग्लादेश के खिलाफ कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग टीम हो गया, जो मैं मानता भी हूँ, सोच सही है आपका। लेकिन इसका एक जो रीजन है ना, क्योंकि जसप्रीत बुमराह लास्ट मैच जून 29 को खेला था शायद, उसके बाद वो अगला मैच खेल रहा है सितंबर 19 को, जो ऑलमोस्ट 3 महीने का गैप हो गया। ठीक है, वर्कलोड मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि आप 4-5 महीने एक प्लेयर को घर में बिठा के रखो। तो फिर क्या होता है ना, आप घर में बैठ के भी उसका बॉडी खराब कर दोगे, क्योंकि आप जब घर में बैठ रहे हो तो आपको पता नहीं होता कि उसका रिदम कैसा है। ठीक है, उसका हर एक मसल फंक्शन कर रहा है कि नहीं सही से। तो उसको मैच प्रैक्टिस देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि जसप्रीत बुमराह इस सीजन की वजह से सिलेक्ट हुआ है। और जसप्रीत बुमराह मुझे लगता है वो प्लेयर है जो सिर्फ एक ही टेस्ट मैच खेलेगा। मुझे नहीं लगता कि जसप्रीत बुमराह दोनों टेस्ट मैच खेलेंगे। अगर इंडिया हार गया पहला टेस्ट तो अलग बात है, ठीक है। अगर इंडिया जीत गया तो मुझे लगता है कि जसप्रीत बुमराह दूसरे टेस्ट मैच में नहीं रहेगा, उसकी जगह कोई और आएगा दिलीप ट्रॉफी से। तो जसप्रीत बुमराह वो प्लेयर है जो सिर्फ एक ही मैच खेलेगा, वो सिर्फ अपने इंजन को, अपने हर एक मसल को गर्म करने के लिए खेल रहा है। दैट्स इट। अब जो प्लेयर इंडिया के लिए पहली बार सिलेक्ट हुआ है वो है याश दयाल। और मैं कल के वीडियो में कह रहा था कि याश दयाल का जो कल के दिन का पहला स्पेल था, उसके हाथ से बॉल इतना ब्यूटीफुल तरीके से निकल रहा था, स्पेशली जब वो ओवर द विकेट आके राइट हैंडेड बैट्समैन को डाल रहा था। इनफैक्ट मैं ये चीज फिर से रिपीट करता हूं जो सरफराज ने कहा था फर्स्ट स्टेप से खड़े होके, कि दयाल तेरी बॉल बातें कर रहा है, विच इज अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट फॉर अ पेसर। बेहतरीन बॉलिंग किया था कल के दिन याश दयाल ने। और एज ए क्रिकेट फैन आपको बहुत खुश होना चाहिए, क्योंकि याश दयाल वो बॉलर है जो 1.5 साल पहले आईपीएल में एक ओवर में 5 छक्का खाया था और इतना मजाक उड़ाया गया। उसके बाद 1.5 साल बाद ही स्ट्रेट इनटू द इंडियन टीम, व्हिच इज अ ह्यूज अचीवमेंट। ठीक है, तो यू हैव टू बी वेरी प्राउड ऑफ याश दयाल। मुझे लगता है कि याश दयाल का सिलेक्शन ना सिर्फ इस बेसिस पे नहीं हुआ कि हमें 4 पीसेस चाहिए तो याश दयाल इज आवर 4th पीसर। सिलेक्शन कमेटी अगर इस बारे में बात करता ना कि हमें 4 पीसर चाहिए तो शायद हर्षित राणा का नाम पहले आता। मुझे लगता है कि सिलेक्शन कमेटी ने इस बारे में बात किया और इस बेसिस पे सिलेक्ट हुआ है यश दयाल कि हमें एक लेफ्ट हैंडेड पेसर चाहिए। और 3 ही लेफ्ट हैंडेड पेसर था दिलीप ट्रॉफी में, एक यश दयाल, दूसरा अर्शदीप सिंह, तीसरा खलील खलील अहमद। आप बाकी दो के कंपैरिजन में यश दयाल रेड बॉल क्रिकेट में बेहतर बॉलर है, देयर इज नो डाउट इन दैट। अर्शदीप बहुत अच्छा टी20 वाला बॉलर है। और मैंने श्रीलंका वाले ओडीआई सीरीज पे भी कहा था कि अर्शदीप जिस रिदम से टी20 में बॉल डालता है उतना एफर्ट वो ओडीआई में डाल नहीं पाता 10 ओवर तक। ठीक है, तो यश दयाल खलील से भी बेटर है रेड बॉल में, तो उसका सिलेक्शन बहुत जस्टिफाइड है। बहुत खुश हूं मैं यश दयाल के लिए। लेकिन मेरे अगेन वही सवाल है कि शायद 4 पेसर्स मेरे हिसाब से नहीं बनता था, क्योंकि इंडिया की कंडीशन में आप खेल रहे हो तो नीतीश कुमार रेड्डी को आप लेके जा सकते थे। जो प्लेयर्स ड्रॉप हुए उनमें से एक है मुकेश कुमार, दूसरा एक है रजत पाटीदार। अब मुकेश कुमार का मेरे हिसाब से सही है, जगह नहीं बनता था। अगेन अगर वो राइट हैंडेड बॉलर लेके जाते ये लोग कि हमारा 4th पेसर राइट हैंडेड होता तो शायद हर्षित राणा, मुकेश कुमार, इनके बीच एक कंपटीशन होता, नवदीप सैनी, कि इन तीन में से किसी को एक पे ले जाना चाहिए। लेकिन बीच शायद श्योर था कि एक लेफ्ट हैंडेड पेसर ही चाहिए। रजत पाटीदार जो विराट कोहली के रिप्लेसमेंट के हिसाब से आया था, इंग्लैंड वाली सीरीज में शायद 6 या 7 इनिंग्स बैटिंग किया है, जितना मुझे याद है 6 इनिंग्स शायद बैटिंग किया है। उसमें से शायद एक ही डबल डिजिट का स्कोर था, बाकी सब में सिंगल डिजिट। शायद बहुत खराब बैटिंग किया था, ऐसा नहीं था कि बॉल अच्छा था, उसने खराब शॉट खेला था, थोड़ा कॉन्फिडेंस कम दिख रहा था, तो इसलिए जगह नहीं बनाए। ऑब्वियस है अभी रेड मतलब मौका बहुत था रजत पाटीदार के पास कि अगर रजत पाटीदार अच्छा कर लेता उधर तो शायद एक बैट्समैन जो बैकअप पे रहता वो रजत पाटीदार होता। अभी वो बैकअप पे भी नहीं रहेगा क्योंकि उसने बहुत खराब परफॉर्म कर लिया था। बाकी तो मुझे नहीं लगता और कोई भी ड्रॉप हुआ है। बस इतना ही आज के लिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।